नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र, शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय होशंगाबाद से आज बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रथम इकाई के अंतर्गत व्याख्या पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य में पिछले व्याख्यान में हमने मुंशी प्रेमचंद के गबन और मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी पर चर्चा की थी। आज हम इस इकाई में प्रस्तुत कहानियों पर बात करेंगे। विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रम में गुंडा, कफन, अपना अपना भाग्य, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, चीफ की दावत, दोपहर का भोजन, रीछ और 2.5 बीघा जमीन कहानियाँ सम्मिलित की गई हैं। ये कहानियाँ 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से लेकर अब तक के भारतीय समाज के विस्तृत परिदृश्य को रेखांकित करती हैं। गुंडा जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। प्रसाद का कार्यकाल स्वतंत्रता से पूर्व का है। प्रेमचंद भी स्वतंत्रता से पूर्व के कहानीकार हैं और इन दोनों कहानियों में हम उस भारत को देखते हैं जो आज़ादी से पहले का भारत है। व्याख्या समझने और पढ़ने से पूर्व इन कहानियों का अत्यंत संक्षिप्त परिचय जानना आवश्यक है, क्योंकि जब हम व्याख्या पढ़ेंगे तो उस समय संदर्भ लिखने के लिए, अवतरण लिखने के लिए हमें कहानियों के संक्षिप्त परिचय की आवश्यकता होगी। गुंडा जयशंकर प्रसाद ने काशी के वातावरण को केंद्र में रखकर लिखी है। कहानी का नायक ननकू सिंह एक जमींदार का पुत्र है जो प्रेम में असफल होकर एक सामान्य नागरिक जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। वह अविवाहित रहता है, समाज में घूमता है, उसकी एक छवि गुंडे जैसी बनती है। लेकिन ये गुंडा कैसा है? ये समाज के लिए नायकत्व प्रस्तुत करता है। ये गुंडा ऐसा है जो दीन दुखियों की रक्षा करता है। ये ऐसा गुंडा है जो बड़े बड़े आदर्शों पर भारी है। वह वेश्याओं के कोठे के नीचे बैठकर गाना सुनता है, लेकिन कभी कोठे की सीढ़ियां नहीं चढ़ता। यदि कोई उन वेश्याओं को कष्ट देना चाहता है, प्रताड़ित करना चाहता है, तो ये गुंडा उनका रक्षा कवच बन जाता है। ये वो गुंडा है जो प्रतिशोध लेने के लिए अपने शत्रु की जान लेने को उत्सुक हो जाता है। लेकिन वही शत्रु जब मित्रता का भाव लेकर प्रस्तुत होता है तो जयशंकर प्रसाद का पात्र बनारस का यह गुंडा अपने उस जानी दुश्मन के पुत्र का विवाह करके अपने बेटे जैसा व्यवहार उसके साथ करता है। राजा पर जब ब्रिटिश शासन का आक्रमण होता है तो अपनी पूर्व प्रेमिका महारानी की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। जयशंकर प्रसाद की ये कहानी अत्यंत मार्मिक है और भारतीय जीवन मूल्यों के उस परिदृश्य को, परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करती है
जिसमें भारतीय समाज में गुंडा कहा जाने वाला आदमी भी आदर्श हुआ करता था। दूसरी कहानी प्रेमचंद की कफन है। कफन में घीसू और माधव पिता और पुत्र अत्यंत निर्धन अवस्था में जीते हैं। घीसू की पुत्रवधू बुधिया प्रसव पीड़ा से बिलखती हुई मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि पिता और पुत्र इतने निर्मम और निर्दय हैं कि वे उसके पास तक नहीं जाते। निर्धनता के कारण उसका उपचार कराने की सामर्थ्य उनमें नहीं है, लेकिन वे उसको देखने और अन्य प्रकार से भी उसकी रक्षा का कोई उपक्रम नहीं करते। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके अंतिम संस्कार के लिए गांव से पैसे इकट्ठे करते हैं। चंदा मांगकर जो राशि एकत्रित होती है उससे बाजार कफन खरीदने जाते हैं और कफन के पैसों की वह राशि वे शराब पीने में वहाँ उड़ा देते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से इस बात को रेखांकित करना चाहा है कि अभावों में मनुष्य कितना निष्ठुर हो जाता है। लेकिन ये कहानी अनेक स्थानों पर कुछ प्रश्न चिन्ह छोड़ती है, कहीं कहीं अविश्वसनीयता की स्थिति बनती है। जैसे उदाहरण के लिए पिता और पुत्र कफन को इस प्रकार खरीदने जाते हैं मानो वे विवाह की खरीद करने के लिए गए हों। लोक परंपरा में एक व्यक्ति जाता है, यहां पिता और पुत्र दोनों बुधिया की लाश को घर पर छोड़कर चले जाते हैं। व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता। परंपरा अनुसार कफन का मोल भाव बाजार में नहीं होता, लेकिन प्रेमचंद के ये पात्र वहां मोल भाव करते हैं। कहानी अनेक संदर्भों में अतिरंजना से युक्त है, लेकिन मार्मिक है और मनुष्य की एक मानसिकता को स्पष्ट करती है कि अभावों में जीने वाला व्यक्ति किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, सामान्य मनुष्य से हट जाता है, उसकी संवेदनाएं क्षीण हो जाती हैं। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की कहानी है। जैनेन्द्र जी ने नैनीताल के स्थल को, पर्यटन स्थल को केंद्र में रखकर इस कहानी की रचना की। वे सामाजिक वैषम्य को इस कहानी के माध्यम से रेखांकित करते हैं। एक और नैनीताल का सुरम्य स्थल है, प्राकृतिक सौंदर्य की नैसर्गिक सुषमा चारों ओर बिखरी है। पर्यटक आते हैं, महंगे होटलों में ठहरते हैं, आनंद लेते हैं, और दूसरी ओर उसी स्थान पर, उसी पर्वतीय प्रदेश का एक बालक, 10 वर्ष की अवस्था का बालक निराश्रित रूप में अपने प्राण त्यागता है। वह बालक अपने घर से भाग आया है क्योंकि उसके घर पर उसके पिता उसकी पिटाई करते हैं। अभावों के कारण घर में खाने को रोटी नहीं है, छोटे भाई बहन हैं, माँ रोती रहती है। आजीविका की खोज में वो बालक अपने से बड़े एक दूसरे बच्चे के साथ नैनीताल आता है। नैनीताल आने के बाद कहीं काम मिलता है, कहीं छूट जाता है। उसके साथ आया हुआ जो दूसरा लड़का है, उसकी मालिक इतनी पिटाई करता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। 10 वर्ष का ये असहाय बालक एक ठंडी रात में, कोहरे की रात में, जब बर्फ गिर रही है, उस मौसम में लेखक और उसके मित्र को मिलता है। लेखक के मित्र उस बालक की सहायता करना चाहते हैं, वे उसे काम दिलाना चाहते हैं, अपने वकील मित्रों के पास ले जाते हैं। वकील मित्र के वहाँ काम नहीं बनता,
अगले दिन वे उस बालक को अपने होटल टी पब में आमंत्रित करते हैं कि कल आना, कुछ ना कुछ काम की व्यवस्था करेंगे। मानवीय संवेदनशीलता दिखाई देती है, लेकिन यह मानवीय संवेदनशीलता तब निरर्थक हो जाती है जब वे उस बालक के ठहरने का प्रबंध नहीं कर पाते। उसको अगले दिन आमंत्रित करते हैं और उसी रात में वह बालक किसी पार्क में बेंच पर ठंड से ठिठुर कर भूखा ही प्राण त्याग देता है। अगले दिन लेखक और उसके मित्र को समाचार पत्र के माध्यम से ये प्राप्त होता है, सूचना प्राप्त होती है। जैनेन जी ने इस मार्मिक कहानी के अंत में सामाजिक वैषम्य को भाग्य का नाम देकर पूर्ण किया है। अपना अपना भाग्य है। एक व्यक्ति होटल में आनंद से रहने के लिए आया है, खर्च कर रहा है, संपदा है, वैभव है, विलास है, उपभोग है। दूसरी ओर वो निराश्रित बालक है, न खाने के लिए भोजन, न ठहरने के लिए स्थान, न पहनने के लिए वस्त्र, न करने के लिए कार्य, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के उस भीषण भयावह जानलेवा वातावरण में चुपचाप अपने प्राण त्याग कर निकल जाता है। अगली कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। कहानी में दो पात्र प्रमुख हैं। कहानी का नायक हीरामन और एक नौटंकी में अभिनय करने वाली वहाँ की नायिका नर्तकी हीराबाई। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने ग्रामीण परिवेश को लक्ष्य करके कहानी लिखी। कहानी का नायक हीरामन बैलगाड़ी चलाता है। बैल उसके अपने हैं, बैलगाड़ी किराए की है। वह जीवन में 3 कस्में लेता है। सबसे पहले वह तस्करी का माल इधर उधर पहुंचाने का काम करता है, नेपाल से भारत की सीमा में और भारत से नेपाल की सीमा में। एक बार गाड़ी पकड़ ली जाती है। हीरामन बड़ी चतुराई से अपनी गाड़ी को छोड़कर बैलों को लेकर निकल आता है और कसम खाता है कि अब कभी भी चोरी का माल इधर से उधर, तस्करी का माल इधर से उधर नहीं ले जाऊंगा। फिर वो बांसों की लदनी करता है, बैलगाड़ी पर बांस ढोता है, लेकिन वो पाता है कि बांसों का काफी हिस्सा गाड़ी से बाहर निकला रहता है और वह दुर्घटना का कारण बनता है। वो कसम खाता है कि बांसों की लदनी भी मुझे नहीं करनी। इस प्रकार हीरामन की 2 कस्में हो जाती हैं। फिर वह मेले में आई हुई एक सर्कस की पार्टी का बाघ ढोता है। बाघ पिंजरे में बंद है, कोई गाड़ीवान बाघ ढोने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन हीरामन अपने बैलों को आश्वस्त करता है, उन्हें धैर्य देता है। बैलों से उसकी मित्रवत स्थिति है, बैल उसकी बात को समझते हैं और हीरामन अपनी बैलगाड़ी पर बाघ का पिंजरा लाद कर पहुंचा देता है। 100 रुपये मिलते हैं, अपनी गाड़ी बन जाती है। हीरामन का जीवन ठीक से चल रहा है, विधुर है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अगले वर्ष मेले में उसे काम मिलता है नर्तकी हीराबाई को पहुंचाने का। हीराबाई को पहुंचाने के क्रम में वह उसके संपर्क में आता है। कहीं उनमें उसके मन में
हीराबाई के प्रति रागात्मकता उत्पन्न होती है। लेकिन बाद में मेला संपन्न होने के बाद नौटंकी की पार्टी के साथ हीराबाई विदा हो जाती है। हीरामन अपनी बैलगाड़ी से रेलवे स्टेशन तक उसे पहुंचाता है और उसके बाद फिर वो तीसरी कसम खाता है कि अब किसी नर्तकी को, स्त्री को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। कहीं उसकी कोमल भावनाएं, संवेदनाएं आहत होती हैं और यही उसकी तीसरी कसम जन्म लेती है। चौथी कहानी, पांचवी कहानी चीफ की दावत है। भीष्म साहनी की बड़ी चर्चित कथा। यहां से स्वतंत्र भारत की स्थितियां स्पष्ट होती हैं। स्वतंत्र भारत में हमारे समाज में जो परिवर्तन आए, अपने बुजुर्गों के प्रति अवमानना का जो भाव परवान चढ़ा, जिसकी गूंज हमें बागवान जैसी पिक्चरों में दिखाई देती है, वहाँ भीष्म साहनी चीफ की दावत की रचना करते हैं। विद्यार्थियों, 1 मिनट के अंतराल के उपरांत चीफ की दावत पर चर्चा करेंगे। चीफ की दावत भीष्म साहनी की चर्चित कहानी है। कहानी के प्रमुख पात्र शामनाथ और उनकी पत्नी अपने अधिकारी, अमेरिकन अधिकारी का आमंत्रण भोजन पर करते हैं। शामनाथ को विश्वास और अपेक्षा है कि वे यदि अपने चीफ की दावत करेंगे तो कहीं उन्हें प्रमोशन प्राप्त होगा। शामनाथ और उनकी पत्नी दावत का अच्छा प्रबंध करते हैं और अपने घर के अनुपयोगी, अदर्शनीय पदार्थों को छिपा देते हैं। घर में जो कुछ टूटा फूटा है, बेकार है, अनुपयोगी है, वो छिपा दिया जाता है ताकि चीफ पर एक अच्छा प्रभाव पड़े। इसी क्रम में शामनाथ अपनी बूढ़ी माँ को भी छिपाने का प्रयत्न करते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी बूढ़ी और कमज़ोर माँ, जो ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी है, वह चीफ के सामने आए। वे माँ पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। शाम होते ही खाना खा लेना, अपने कमरे में बंद हो जाना, ऐसा करना, वैसा करना, इस प्रकार बैठना, आदि आदि अनेक प्रकार के असुविधाजनक परामर्श शामनाथ अपनी माँ को देते हैं। माँ उन सब का पालन करने के लिए विवश है। दावत संपन्न होती है, लेकिन दावत की समाप्ति पर जब चीफ अंदर से बाहर आ रहे हैं तो बरामदे में बैठी हुई मां उन्हें दिखाई दे जाती है। भीष्म साहनी ने स्पष्ट किया है कि हम यूरोपियंस की बड़ी निंदा करते हैं, उनकी संस्कृति की, उनकी सभ्यता के विरुद्ध बहुत सी बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो मानवीय संवेदनाओं में हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से, अंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित लोगों की अपेक्षा वे यूरोपियन अधिक संवेदनशील हैं। शामनाथ अपनी सगी माता के प्रति निर्मम हैं, सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, लेकिन वो अमेरिकन चीफ अपरिचित स्त्रियों का भी सम्मान करना जानता है। वो माँ को बराबर सम्मान देता है, माँ से गीत सुनता है, माँ की बनाई हुई कलाकारी को देखना चाहता है और अंत में फुलकारी
बनाने का वचन श्यामनाथ अपने चीफ को देते हैं कि माँ की बनी हुई, माँ की बनाई हुई फुलकारी मैं आपको भेंट करूँगा। दावत समाप्त होती है, चीफ चला जाता है। माँ की उपस्थिति के कारण चीफ की प्रसन्नता बढ़ती है, दावत की सफलता उत्कर्ष पर पहुंचती है और श्यामनाथ बाद में अपनी माँ से फुलकारी बनाने का आदेश देते हुए माँ को अपने पक्ष में फिर से कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। एक ओर श्यामनाथ की स्वार्थपरता है, दूसरी ओर माँ का ममत्व है, तीसरी ओर चीफ की सज्जनता है। कहानी अत्यंत मार्मिक है, संदेशप्रद है, हमें सीधा सीधा संदेश देती है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें, अपनी भावनाएं उन पर आरोपित न करें। जीने का अधिकार उनका भी उतना ही है जितना हमारा है, सम्मान के अधिकारी हैं वे। चीफ की दावत के उपरांत अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन आती है। विद्यार्थियों, बेरोजगारी की समस्या स्वतंत्र भारत की बहुत बड़ी समस्या है। कहानी के पात्र गृहपति छटनी में दफ्तर से निकाल दिए जाते हैं। पत्नी सिद्धेश्वरी और 3 पुत्र हैं। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं है, भोजन तक का अभाव है। सिद्धेश्वरी किसी प्रकार घर का काम चला रही है, बड़ा बेटा प्रूफ रीडिंग का काम करता है, वहाँ से कुछ आमदनी हो जाती है जिससे जैसे तैसे भोजन की व्यवस्था हो रही है। सिद्धेश्वरी, उसके 3 पुत्र और पति, इनके लिए वह भोजन तैयार करती है। दोपहर का भोजन में दाल है बिल्कुल पतली, रोटियां हैं और चने की सब्जी है। कहानी अत्यंत मर्म स्पर्शी है। बड़ा बेटा आता है, भरपेट भोजन नहीं करता, बहाना कर देता है, 1-2 रोटी खाकर उठ जाता है कि भूख नहीं है। दूसरा बेटा आता है, कह देता है कि मित्र के यहाँ खाकर आ रहा हूं। पति आते हैं, कह देते हैं इच्छा नहीं है, थोड़ा सा खाते हैं। सिद्धेश्वरी जब अपने लिए भोजन लेकर बैठने को होती है तो केवल 1 रोटी शेष रह जाती है। वह उसमें से आधी रोटी अपने छोटे बेटे के लिए रख देती है, आधी रोटी से अपना काम चलाती है। अभाव ही अभाव है, बेरोजगारी के कारण, छटनी की नीति के कारण। लेकिन इस अभाव में भी वो परिवार प्रेम के मामले में, आत्मीयता के मामले में, स्नेह के मामले में जुड़ा हुआ है। यहां कोई किसी से शिकायत नहीं करता, पत्नी पति से झगड़ा नहीं करती, सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, संभालते हैं। भारतीय समाज की एक उस छवि को अंकित करते हैं जहां अभाव में भी भाव बना रहता है, प्रेम बना रहता है, मिलजुल कर विपत्ति को सह जाने की क्षमता दिखाई देती है। दोपहर का भोजन हमारी उन नीतियों पर भी विचार करने को विवश करती है जिनमें हम कोई नीति बनाते समय इस बात पर विचार नहीं करते कि इसका प्रभाव कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा,
सामान्य जनता इससे किसी विपत्ति में पड़ेगी या उसका कितना लाभ होगा। बेरोजगारी की समस्या दोपहर के भोजन में प्रत्यक्ष हुई है। रीछ कहानी दूधनाथ सिंह की है, प्रतीकात्मक कहानी है। दूधनाथ सिंह ने रीछ के रूप में एक बिना नाम के पशु का चित्रण किया है और वह उनके पारिवारिक जीवन में उसका हस्तक्षेप दर्शाया है। 2.5 बीघा जमीन मृदुला सिन्हा की कहानी है और इस कहानी में हमारे वर्तमान संदर्भ दिखाई देते हैं। भारतीय समाज की एक विशेषता रही है, उसकी प्रवृत्ति संचयमुखी है। वह बचत में विश्वास करता है। वह इस बात में विश्वास करता है कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा विपत्ति के समय के लिए, आवश्यकता के समय के लिए बचाकर रखा जाए। हमारे स्वातंत्रोत्तर समाज में इस व्यवस्था में बदलाव आया है। ऋण लेकर खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। मृदुला सिन्हा इस तथ्य को इस कहानी में दिखाती हैं। यद्यपि ऋण की बात यहाँ नहीं आई है, लेकिन ये दिखाया गया है कि हम पढ़ लिख कर बड़े बड़े पैकेज के लिए अपना घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस कहानी का नायक मनीष पढ़ता लिखता है, योग्य और होनहार युवा है। पैकेज के लिए दूसरे स्थान पर नौकरी करने चला जाता है, गांव का घर जमीन छोड़ जाता है। बाद में किसी कारणवश वो कंपनी अपने कर्मचारियों को निकालती है। मनीष को भी निकाला जाता है, मनीष के मित्र भी निकाले जाते हैं। एक मित्र उस स्थिति में, अभाव की स्थिति में आत्महत्या कर लेता है। मनीष भी बड़ा विचलित है, लेकिन उसकी मां जो उसके साथ रहती है वह मनीष को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें गांव लौट चलना चाहिए। ठीक है, आज पैकेज नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो विपत्ति में हमें अपनी पैतृक संपत्ति से सहारा लेना चाहिए और गांव में जो 2.5 बीघा जमीन है उसका उपयोग करते हुए हम अपने जीवन को चलाएं। मनीष की मां एक बहुत अच्छा सूत्र भी यहां पर प्रस्तुत करती है। वो कहती है कि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि आभूषण संपत्ति का श्रृंगार होते हैं और विपत्ति का आहार होते हैं। तो हमारी जमीन भी हमारे लिए व्यवस्था है। हम अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपने गांव की ओर, अपनी जमीन की ओर लौटें और इस पैकेज के खत्म होने का शोक न मनाएं, नए सिरे से फिर नए जीवन की शुरुआत करें। हमारे समाज में युवाओं की जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, असफलताओं के कारण, अभीप्सित प्राप्त न होने के कारण, बेरोजगारी के कारण या अन्य अन्य कारणों से जो कष्ट युवाओं को सामने आ रहे हैं, जिन्हें सहने में असमर्थ होकर वे कई बार आत्मघात की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, कहानी ऐसे युवकों के लिए शिक्षा देती है। महानगर में हम बड़े खर्चे से जीवन यापन कर पाते हैं, लेकिन छोटी जगह में हम, अपने गांव में हम कम साधनों में भी अपना जीवन गुजार सकते हैं। हमें अपनी परिस्थितियों को देखकर अपने निर्णय बदलने चाहिए, अपनी दिशा निर्देशित करनी चाहिए। ते ते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। इस पुरातन भारतीय सिद्धांत के सहारे हम अपने जीवन को
संतोष के साथ जीत सकते हैं। ये संदेश मृदुला सिन्हा की 2.5 बीघा जमीन कहानी से मिलता है और ये कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में हैं। इन कहानियों से व्याख्यांश लिखने को आएंगे। व्याख्या किस प्रकार लिखी जाए, इस पर एक दृष्टि डालें। सबसे ऊपर लिखना चाहिए उत्तर प्रश्न क्रमांक 1, अगर प्रारंभ में दिया है। अगर व्याख्या का प्रश्न अंत में है या अन्य किसी नंबर पर है तो वो नंबर आएगा। उसके बाद जिस खंड की व्याख्या हम लिख रहे हैं उसमें जो का खा गा या आवा सादा इस प्रकार के जो क्रम पड़े हैं वो ऊपर लिखना चाहिए। अभिप्राय ये है कि हमने जिस खंड की व्याख्या लिखने का प्रयत्न किया है उस खंड से संबंधित निर्देश ऊपर दिखाई दे। सबसे पहले संकेत हेडिंग डालें। संकेत में जिस खंड की व्याख्या लिखी गई है उसका प्रथम शब्द लिखें। यहां पर 2 शब्द भी लिख सकते हैं प्रारंभ के, फिर डॉट डॉट लगाकर अंत में अंतिम शब्द अथवा अंतिम 2 शब्द लिखें। संकेत का प्रयोजन ये है कि हमें ये स्पष्ट हो जाए कि हमने किस खंड की व्याख्या लिखी है। प्रश्न पत्र में जो गद्यांश या पद्यांश दिया है उसका प्रथम और अंतिम शब्द यह दर्शाता है कि इस खंड की व्याख्या लिखी गई है। संकेत के बाद अवतरण। अवतरण के अंतर्गत हमें उस दिए गए खंड के पाठ का नाम, वो पाठ किस पुस्तक से लिया गया है उसका नाम और उसके लेखक का या कवि का नाम, रचनाकार का नाम लिखना चाहिए। व्याख्या लिखने से पहले संबंधित व्याख्यांश को, दिए गए गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर ये सुनिश्चित कर लें कि ये किस पाठ से है, किस कहानी से है, किस निबंध से है। वह निबंध, वह पाठ किस पुस्तक से लिया गया है और उसका लेखक कौन है। पाठ का नाम, ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम, रचनाकार का नाम, इन्हें सिंगल कॉमा में लिखें और अंडरलाइन कर दें। इससे परीक्षक की दृष्टि इन पर पड़ेगी और आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। अवतरण के उपरांत संदर्भ। संदर्भ में हम पूर्व की विषय वस्तु लिखते हैं। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस व्याख्यांश को, जिस गद्यांश पद्यांश को व्याख्या के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वह किससे संबंधित है, कहाँ से लिया गया है, किसका कथन है, किससे कहा गया है, किसके चरित्र पर प्रकाश डाल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कथन नहीं होता, रचनाकार अपनी बात रखता है। कल आपने गबन की व्याख्या पढ़ी थी। गबन की व्याख्या में रुदन में कितना उल्लास है ये खंड आया था। रुदन में कितना उल्लास है ये किसी अलग का कथन नहीं है, किसी पात्र का कथन नहीं था, किसी के प्रति किया गया कथन नहीं था, ये लेखकीय विचार था। तो हमें संदर्भ में ये सुनिश्चित करना होगा कि व्याख्या किस पूर्व संपर्क से, किस पूर्व संदर्भ से जुड़ रही है।
यदि हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो हम सही सही व्याख्या भी नहीं लिख पाएंगे। एक प्रकार से ये अवतरण का अगला विस्तार है। इसके बाद बात आती है व्याख्या की। व्याख्या को कई बार विद्यार्थी एक ही खंड में लिखते हैं, 1-1.5 पृष्ठ में लिखेंगे, लेकिन एक ही खंड बनाएंगे। हमें दिए गए गद्यांश पद्यांश को उसकी विषय वस्तु के अनुसार, उसमें कही गई बातों के अनुसार, उसके संदेश के अनुसार खंडों में बांट लेना चाहिए और व्याख्या को 2-3 खंडों में जैसी अपेक्षा हो वैसा लिखना चाहिए। केवल एक ही खंड में पूरे बातों को न लिखें। जब आप 2-3 खंड में बांट कर व्याख्या लिखेंगे तो वह विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट करेगी और उससे आपको व्याख्या लिखने में भी सुविधा होगी। 5वां बिंदु बनता है गद्य सौंदर्य। ध्यान दें, अगर पद्य की व्याख्या है तो फिर वहां पर पद्य सौंदर्य आएगा। 1 मिनट के अंतराल के उपरांत पद्य या गद्य सौंदर्य पर चर्चा होगी। गद्य सौंदर्य के अंतर्गत हम गद्यांश में बताए गए संदेश को और विशिष्ट तथ्यों को 1-2 खंडों में प्रस्तुत करें। बिंदु डाल दें 1, 2, 3 और आपको जो लगता है कि इस खंड में क्या बताया गया है उसको स्पष्ट करें। हर रचनाकार की भाषा अलग होती है, तो गद्यांश की भाषा के स्वरूप पर हमें यहाँ पर विचार व्यक्त करना चाहिए। संक्षेप में शब्द स्रोत, जैसे किसी जब जयशंकर प्रसाद की कहानी को देखेंगे तो तत्सम शब्द प्रधान भाषा होगी, खड़ी बोली। लेकिन जब प्रेमचंद की भाषा को देखेंगे तो आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग अधिक होगा। जहाँ मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगी वहाँ लाक्षणिकता का रेखांकन करना होगा। गद्यांश में यदि कहीं पर कोई सूक्ति आती है, कोई सूत्र आता है, तो उसको भी हम रेखांकित कर सकते हैं। यदि समय हो तो समास, संधि, इनको भी भाषा के अंतर्गत रेखांकित किया जा सकता है। शैली में वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, ये सब अनेक प्रकार की शैलियां हैं लेखन की। संबंधित गद्यांश से हम जिस शैली का दर्शन करें उसको वहाँ पर लिख दें। कहीं पर भावपूर्ण वर्णन होते हैं। जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य कहानी में वर्णनात्मक स्थल बहुत है, जहाँ प्रकृति का चित्रण है। नैनीताल की सौंदर्य सुषमा का चित्रण है, तो वर्णनात्मक होगा। कहीं कहीं वर्णनात्मक वर्णन अलंकारिक शैली में भी होते हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना है। इन चीज़ों को हम गद्यांश को पढ़ते समय समझ लें और व्याख्या लिखते समय यथा स्थान उनका लेखन करें। इससे व्याख्या अच्छी बनेगी और अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब कुछ गद्यांशों की व्याख्या की ओर चलते हैं। ये व्याख्यांश है, पढ़ेंगे और यदि हमने सारी कहानियों को ध्यान से पढ़ा है तब ही हम पहचान पाएंगे कि ये किस कहानी का अंश है। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती
पर वह बार बार आते जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। अब ये वह कौन है, नाम तो दिया नहीं, केवल इतना अनुमान होता है कि किसी स्त्री की बात है। विद्यार्थियों, ये स्त्री दोपहर का भोजन में भी है सिद्धेश्वरी, ये स्त्री चीफ की दावत में भी है, वो भी परेशान है। तो हमें कहानियों को पूरी तरह से बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि वाक्यांश पहचानने में गलती ना हो। ये वाक्यांश चीफ की दावत से है। माँ दावत के उपरांत, चीफ के जाने के उपरांत अपनी कोठरी में एकांत में बैठती है। उसकी आंखों से छल छल आंसू बहने लगते हैं। वह बार बार दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछती है, लेकिन आंसू उमड़ते ही जा रहे हैं। रहीम का एक दोहा है, रहीमन असुआ नयन ढरी, जिये दुख प्रकट करे। आंसू नेत्रों के मार्ग से प्रवाहित होकर हृदय की वेदना को व्यक्त कर देते हैं। दावत के दिन श्यामनाथ के व्यवहार से जो पीड़ा माता को पहुंचती है वह असहनीय है, और जैसे ही एकांत मिलता है पीड़ा का वह प्रवाह प्रवाहित हो उठता है। देखिए, इस गद्यांश में जब आप भाव सौंदर्य लिखेंगे तो अलंकारिक शैली है। वह बार बार आते, वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार आते जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। ये जैसे से लेकर उमड़ आए हों, ये वाला जो पंक्ति का अंश है वो इसकी अलंकारिकता को हमें दर्शाता है। उपमा अलंकार जहाँ होता है पद्य में, उस तरह की छटा, उस तरह का संदर्भ यहाँ दिखाई देता है। एक अन्य व्याख्यांश देखें। यह व्याख्यांश देखिए, यह झूठ है। बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती हैं, कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। विद्यार्थियों, ये खंड गुंडा कहानी का है। गुंडा कहानी में जयशंकर प्रसाद ने इसके माध्यम से ननकू सिंह का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। ननकू सिंह के विषय में जब नर्तकी राजमाता को बताती है तो उस समय राजमाता इस बात को रेखांकित करती हैं कि ननकू सिंह जैसा धर्मात्मा काशी में दूसरा नहीं है। भले ही उन्हें गुंडा कहा जा रहा हो, लेकिन विधवाओं को वस्त्र प्रदान करना, गरीबों की, निर्धन लोगों की लड़कियों के शादी ब्याह का खर्च उठाना, सताए हुए लोगों की रक्षा करना, ये सब ननकू सिंह के कार्य हैं। बाबू साहब शब्द ननकू सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है और इस व्याख्यांश में ननकू सिंह के चरित्र की रेखाएं स्पष्ट होती हैं। कहानीकार ने अपने वर्णन में इसी तथ्य को प्रस्तुत किया है। एक और व्याख्यांश देखें, कफन कहानी से है। कफन कहानी में घीसू अपने पुत्र को ठाकुर के विवाह का प्रसंग सुनाता है और तुलना करता है। वो कहता है कि पहले के समय में लोग शादी ब्याह में, अन्य अन्य कार्यों में धन खर्च करते थे, गरीबों को भी भोजन मिलता था, लेकिन अब लोग मृत्यु भोज पर, ब्याह शादी पर, सब पर
खर्च करने से बच रहे हैं। वो कहता है वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। वो कौन सा जमाना था? अर्थात पूर्व पीढ़ी का समय था, जब ठाकुर की बारात में इतना स्वागत सत्कार हुआ कि इस घीसू को भी, सामान्य व्यक्ति को भी खूब खाने पीने को मिला। तो कहता है अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। किफ़ायत अर्थात बचत। हमें गद्य सौंदर्य लिखते समय इस शब्द को पकड़ना चाहिए। किफ़ायत अरबी फारसी से संबंधित शब्द। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कोई कमी नहीं है। घीसू निर्धन है, अशिक्षित है, लेकिन समाज के मनोविज्ञान की उसको परख है। वह तार्किक है, इस बात को स्पष्ट करता है। घीसू के रूप में प्रेमचंद इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमें संग्रह ही नहीं, संचय ही नहीं, व्यय भी करना चाहिए। वह व्यय सामान्य आदमी के प्रति भी हो, वह समाज के लाभ के लिए हो। भूखों और नंगों को हम अपने शुभ अवसरों पर वितरित करें, उनकी आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति करें, इसमें हमारे धन का सदुपयोग है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। इस पूरी गद्यांश को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली है, लेकिन उसमें शादी, किफ़ायत, खर्च, बटोरना इत्यादि अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम व्याख्यांश लिखें और व्याख्या लिखते समय गद्य सौंदर्य में विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।